everyone. I am Dr. Vinita Goyal. I am a cancer specialist. I am a radiation oncologist working at Max Super Speciality Hospital, शालीमार बाग, दिल्ली। मैं आज आपके साथ कोविड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर करने की एक कोशिश करूंगी। So to begin with, I will start with the prevention of COVID. I am sure you all very well know about it. So when I talk about prevention, after a lot of theories, the first and the foremost thing for prevention of COVID is a well-worn mask. एक मास्क, फेस मास्क जिसको हमने अच्छे से पहना हो। अब अच्छे से मास्क पहनने का मतलब ये होता है कि द मास्क शुड फेस फॉर्म अ टाइट सील अराउंड आवर नोज एंड आवर फेस एरिया। अगर हमने मास्क को लूज पहना है या हमने उसको नोज या चिन के नीचे पहना है तो वो मास्क इनइफेक्टिव हो जाता है। उस मास्क हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा वो मास्क। If you're wearing a cloth mask, then it is a good idea to wear a double layer of cloth mask. अगर आप N95 मास्क पहन रहे हैं, then probably a well-fitted single layer mask is good enough for you. अगर आपको N95 मास्क नहीं अवेलेबल है या कोई और प्रॉब्लम है, then instead of cloth mask, it is desirable to use a surgical 3-ply mask. जो ब्लू कलर का मास्क आपने अक्सर सर्जन्स को कहीं कहीं पहने देखा होगा, उसको हम ब्लू सर्जिकल मास्क या 3-ply मास्क कहते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव मास्क। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोविड इज दैट हम अपने घर से बाहर तभी निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। पहली बात यह कि हम अपने घर से बाहर तभी निकलें जब कोई इमरजेंसी हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है देन प्लीज स्टे एट होम। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप वैक्सीनेशन के लिए ही जा रहे हैं, तो वहाँ भी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। एंड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोविड इज अबाउट हैंड सैनिटाइजेशन एंड अनदर एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोविड इज वैक्सीनेशन। अब जब इंडिया में हमारे यहाँ वैक्सीन्स अवेलेबल हो गई हैं तो हम उसकी एफिकेसी के बारे में डिस्कशन को छोड़ के हम अपनी वैक्सीन्स को टाइम से लें। दीज आर लाइफ सेविंग वैक्सीन्स, वी मस्ट टेक देम। So that is all about prevention of COVID infection. Now next I will talk about symptoms of COVID. कोविड के सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताने के पहले ये कहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिनायल में नहीं रहना है। मेरे घर से तो कोई बाहर जाता नहीं है, मुझे तो कोविड हो नहीं सकता, मेरे फादर को कोविड हो नहीं सकता। कोविड इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल डिजीज, सबको होने वाली बीमारी है ये। सो इसलिए डिनायल में नहीं रहना है। डिनायल में रह के हम अपना और अपनी फैमिली का नुकसान करते हैं। कोविड के कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होगी, जैसे कि फीवर होना, सोर थ्रोट होना, कॉफ होना, ब्रेथलेसनेस होना एक कोविड का साइन है। सपोज मुझे आज से पहले कभी ब्रेथलेसनेस नहीं थी, मुझे कोई अस्थमा या दमा जैसी बीमारी नहीं है, और अगर मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है देन आई विल थिंक ऑफ कोविड फर्स्ट। आज के दिन में अगर किसी को भी फीवर है then that fever is COVID until proven otherwise. किसी को भी फीवर है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो कोविड के कारण ही है। कोविड के कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम फॉरन क्लिनिकली जिनसे हम कोविड को पकड़ सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके घर में जो बुजुर्ग हैं या वो खुद भी जिनको कोविड हुआ, उनको सिर्फ एक ही सिम्टम था कि उनको हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, एक्सट्रीम फटीग हो रहा है कि उठने का मन नहीं कर रहा। ये भी एक कोविड का ही सिम्टम है और हम सबको इसको भी सीरियसली लेना है। कोविड का एक और भी सिम्टम है, कुछ लोगों को कोविड के सिम्टम में पेट खराब होता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं, भूख नहीं लगती है, तो ये सब भी कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर ओनली क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ कोविड कि मेरा तो सिर्फ पेट खराब है, मैंने कल बाहर खाना खाया था, मुझे फीवर नहीं है तो कोविड नहीं होगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम अलर्ट रहें। तो अगर आप में से किसी को भी कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन। अपने आप को हम आइसोलेट करें ताकि हमारे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स या जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट में जो और बाकी लोग हैं, हम उनको अपना अगर इन्फेक्शन है तो पास ना कर दें। उसके बाद हम अपनी टेस्टिंग को प्लान करें। हम ये प्लान करें कि किस तरह से हमें अपने टेस्ट कराने हैं। कोविड के लिए 2 तरह के टेस्ट हैं जो आप सब लोग जानते होंगे। वन इज रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड द अदर इज RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट इज सपोज टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड, बट उसकी किट्स की अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू है, प्लस रिपोर्ट आने में भी 2 से 3 दिन आज के दिन में लग जाते हैं।
तो हम सभी को ये रेकमेंड करते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसका रिजल्ट लगभग हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स में आ जाता है, आप पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराइए। सपोज मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे फीवर है और मैंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया। सपोज रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके रिकन्फर्मेशन के लिए सेकेंड टेस्ट की जरूरत नहीं है। अ पॉजिटिव टेस्ट मीन्स दैट आई हैव कोविड, आई डू नॉट नीड टू रिकन्फर्म इट। सपोज कोविड मैंने रैपिड एंटीजन किया एंड माई रैपिड एंटीजन टेस्ट इज नेगेटिव बट आई हैव सिम्टम्स, देन आई विल डू RT-PCR. Suppose I do RT-PCR and my RT-PCR also comes negative, but I have classical symptoms, then I will do other ancillary tests which may point towards COVID. For example, कुछ ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि CRP, D-dimer या एक प्लेन CT स्कैन चेस्ट का जो हेल्प कर सकता है मुझे ये कंफर्म या रूल आउट करने के लिए कि मुझे कोविड है या नहीं है। तो मैंने अभी तक आपसे शेयर किया कि कोविड के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। मैंने आपसे शेयर किया कि हम डिनायल में ना रहें। मैंने आपको बताया कि आपको आइसोलेट करना है और जो सीक्वेंस ऑफ टेस्ट है वो मैंने आपसे शेयर की। सो फर्स्ट टेस्ट दैट हैज़ टू बी डन इज रैपिड एंटीजन टेस्ट। सेकेंड इज इफ इट इज नेगेटिव देन आई नीड RT-PCR. If both my tests RT-PCR and rapid antigen are negative and I have classical symptoms, then only I will go for additional tests like CT scan or the few of these blood tests. यहाँ पे मैं आपको एक और क्लैरिटी देना चाहूँगी कि चाहे आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट करना हो चाहे आपको RT-PCR करना हो, गवर्नमेंट आपसे नोटिफिकेशन के पर्पज से आपका हमेशा आधार कार्ड मांगती है। सो अपना आधार कार्ड जो है उसको हैंडी रखें। RT-PCR एक ऐसा टेस्ट है जो कुछ प्राइवेट लैब्स होम कलेक्शन ऑफ सैंपल करके भी आपको रिपोर्ट दे रही हैं, लेकिन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो होम कलेक्शन आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो अपने घर के आसपास किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आपसे कुछ बात करूंगी कि हमें मालूम है कि हम सारी सावधानियां ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कल को घर में किसी को कोविड हो सकता है, तो हम क्या प्रिपरेशन अपने करके रखें अगर सपोज घर में किसी को कोविड हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी हैंडी रखना पड़ेगा, अवेलेबल रखना पड़ेगा। उसमें आएगा आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस है तो आपका उसका मेडिकल कार्ड इंश्योरेंस का जरूर होना चाहिए। उसके अलावा हर पर्सन के पास अपना एक थर्मामीटर होना चाहिए और हर फैमिली के पास एक पल्स ऑक्सीमीटर भी होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा हाथ में पकड़े जाने वाला हैंड हेल्ड डिवाइस है जिससे हम अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर कर सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब है ये देखना कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। कोविड बेसिकली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और जब वो लंग्स को अफेक्ट करता है, एक न्यूमोनिया प्रोड्यूस करता है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को प्रोड्यूस करता है। तो क्या हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है या नहीं है, उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। सो ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। पल्स ऑक्सीमीटर को अपनी मिडिल फिंगर में लगाते हैं, जो हमारी सेंट्रल फिंगर होती है उसमें लगाते हैं, और उसमें लगाने के बाद उसको स्टेबलाइज होने के लिए आधा से 1 मिनट का समय देते हैं। अगर आपको लगे कि जब आप उसमें रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रही है या चेंज हो रही है, देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक रीडिंग लें, उसको नोट करें, सेकंड रीडिंग लें, उसको नोट करें, और थर्ड रीडिंग लें, उसको नोट करें, और तीनों का एक एवरेज कैलकुलेट करें। अब ये भी समझना जरूरी है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर हमें क्या रीडिंग्स देता है। एक जगह इसमें लिखा होता है PR का मतलब होता है पल्स रेट, यानी कि हमारी नाड़ी की गति क्या है, हमारी हार्ट बीट किस रेट से है। दूसरी तरफ लिखा होता है SpO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब मैं आपको इनकी नॉर्मल रेंजेस के बारे में और इसको कैसे इंटरप्रेट करना है उसके बारे में बताऊंगी। हमारी जो नॉर्मल पल्स रेट रहती है आमतौर पे 70 to 90 के बीच में रहती है। अगर किसी का पल्स रेट 90 से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि उस पर्सन को कुछ फीवर हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का पल्स रेट 100 है तो 100 पल्स रेट का जनरली मतलब होगा कि 100 के आसपास फीवर है। अगर किसी का पल्स रेट 110 पर मिनट है तो उसका मतलब होगा कि लगभग उसको 101 के करीब बुखार है।
इस तरह से आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। कोविड में ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा शरीर बहुत टूट रहा है, हमें बहुत बॉडी एक हो रहा है। जब चेक कर रहे हैं तो थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं आ रहा, पर जब पल्स चेक कर रहे हैं तो वो 110, 120, 130 पर मिनट आ रही है, जिसका मतलब है कि कहीं कुछ फीवर है उनको, जो कि शायद पकड़ में नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में भी क्रोसिन लेने से उनको आराम मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट सैचुरेशन और SpO2। हमारी बॉडी में नॉर्मली एक फिट इंडिविजुअल की बॉडी में जो सैचुरेशन का लेवल है वो 97, 98, 99 होना चाहिए। अगर सैचुरेशन का लेवल 95 से कम जा रहा है then it is a matter of concern. I will not say that you should panic, but it is something that you have to be aware about. लेकिन अगर यही सैचुरेशन लेवल हमारा 93 से कम जा रहा है या 90% से कम जा रहा है, then it is time to probably consider going to a hospital. अब एक मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज मुझे आज के दिन फीवर है और मेरे को कोविड डिटेक्ट हो गया, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या स्टेप्स लूँगी। पहली चीज़, मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर है, तो उससे मैं अपना एक टेम्परेचर पल्स का चार्ट बनाऊंगी। एक पेपर पे हम चार्ट बनाएंगे, आज की डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 6 o'clock मैंने अपना टेम्परेचर, पल्स, सैचुरेशन सब चेक किया। फिर 10 बजे 4-4 घंटे के बाद, हर 4-4 घंटे के बाद, या जब कोई सिम्टम्स होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम एक चार्ट बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कितनी बार दिन में बुखार आ रहा है और हमारा पल्स रेट और सैचुरेशन कितना रह रहा है। जब भी आप अपना सैचुरेशन चेक करेंगे तो सैचुरेशन 2 पोजीशंस में चेक करेंगे। एक तो सैचुरेशन चेक करेंगे बैठ के या खड़े होके स्टेबल पोजीशन में, और उसके बाद 6 मिनट लगातार चलने के बाद फिर से अपना सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे। जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो क्या मेरे लंग्स उस इंक्रीज्ड डिमांड के साथ कोप अप कर पा रहे हैं या नहीं। तो जब मैं 6 मिनट्स के बाद अपना सैचुरेशन लेवल चेक करती हूँ तो मुझे ये समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरा बेस लाइन सैचुरेशन लेवल 98% था और वॉक करने के बाद वो सैचुरेशन लेवल 96% पे आ गया। आई विल से इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि मेरी सैचुरेशन वॉक करने के बाद सिर्फ 2% ही ड्रॉप की। लेकिन सपोज यही वॉक करने के बाद मेरा सैचुरेशन 92 पे आ गया, तो देन आई विल बी कंसर्न, देन आई विल नो दैट माई लंग्स आर नॉट कोपिंग अप with the increased stress. So इस तरह से ये 6 मिनट्स वॉक टेस्ट करके सैचुरेशन लेके हम घर पे असेस कर सकते हैं कि हमारा सिवियरिटी ऑफ लंग इन्फेक्शन कितना है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव एंड अ डूएबल टेस्ट। सो आई विल रिपीट वंस अगेन, आपको खुद अपना टेम्परेचर, पल्स, सैचुरेशन ये सब मॉनिटर करना है, प्रेफरेबली एवरी 3 to 4 आवरली करना है, और या जब सिम्टम्स हो तब भी एडिशनली करना है। और जब भी आप अपना सैचुरेशन नोट कर रहे हैं देन इट हैज़ टू बी रिपीटेड आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ वॉक टेस्ट ऑल्सो। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, हम सब लोग ये जानते हैं कि आज सेकेंड वेव में जब सडनली पूरे इंडिया के ऊपर हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ गया है, तो हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं। तो हम अपनी घर पे क्या देखभाल कर सकते हैं ताकि हमारे लंग्स जो हैं ये इंक्रीज्ड डिमांड को मीट कर सकें। उसका एक जो सिंपल और बहुत इफेक्टिव तरीका होता है, उसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोनेशन या प्रोनिंग। प्रोनिंग का मतलब होता है कि अपनी पेट के बल सोना, अपने बेली पे सोना, तो यानी कि उल्टा सोना जिसको हिंदी में कहेंगे। तो जब हम उल्टे सोते हैं तो हमारे लंग्स के जो पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे जो हमारे लंग्स के स्पेसेस होते हैं उनमें भी एयर पहुँच जाती है, तो हमारे लंग्स का एरिएशन बढ़ जाता है, लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आप अगर गूगल पे भी इस टर्म को जो मैं कह रही हूँ प्रोनिंग या प्रोनेशन को सर्च करेंगे तो आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे। आई विल ऑल्सो शेयर वन वीडियो विद यू। तो उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से हर 2-2, 4-4 घंटे में हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल, हमें उल्टा लेटना है, लेफ्ट लैटरल लेटना है, राइट करवट से लेटना है, या जैसे बिल्कुल सीधा नहीं सो के थोड़ा सा रिकम्बेंट पोजीशन में अपना चेस्ट को ऊपर रखते हुए जो हॉस्पिटल के बेड्स की पोजीशन होती है उन पोजीशंस में लेटना है। इन सब से हमारी लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन जा सकती है, और इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े वो सब कम हो जाती है।
इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी को घर में कोविड हो तो खाना आहार जो फूड लें वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, पानी खूब पिएं, फ्रूट्स वगैरह खूब लें, रेस्ट खूब करें और पैनिक नहीं करें। कुछ मेडिसिन हैं जो आप अपने साथ हैंडी रख सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रोसिन। अगर कभी भी फीवर है तो क्रोसिन को 4-4, 6-6 घंटे पे भी रिपीट किया जा सकता है। अपने एक फिजिशियन के कांटेक्ट में रहें, इस चीज़ को समझते हुए कि आपके फिजिशियंस भी इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं। दे आर ऑल्सो हैंडलिंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, अ लॉट मोर पेशेंट्स। उनकी अपनी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी पे भी बहुत स्ट्रेस है। So don't trouble them unnecessarily, but yes, if required, please do stay in touch with them and contact them. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव मतलब कोविड से पॉजिटिव नहीं, मेंटली पॉजिटिव रहें कि हम इस बीमारी को, जब पूरी दुनिया मिलके लड़ रही है और साइंटिस्ट इतनी रोज़ नई मेडिसिन आ रही हैं, वैक्सीन आ रही हैं, टेस्ट आ रहे हैं, तो इसने तो घुटने टेकने ही हैं, इसने तो हारना ही है और हम सबको इसको मिलके हराना ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स ऑल ऑफ यू।